ये महानुभाव, कल तो आपने देखा ना केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो आपने शायद केमिकल रिएक्शन वगैरह तो देख ही लिया था कि रिएक्शन इज अ चेंज, ठीक है ना। केमिकल चेंज जैसे होता है तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट अपने आप को किस में बदल रहा होता है, प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जैसे करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। तो वही है, उसको आपने देखा कि केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें एक सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड आपको दिखाए थे कि लंबा एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, उसको किसी को उसका डिटेलिंग करना हो तो आप क्या करते हो, पूरे सेंटेंस के फॉर्म में उसको बताते हो, ठीक है ना। वो एक सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड हो गया ना। और फिर उसको शॉर्ट करना होता है, क्योंकि इतना लंबा मान लो कि मतलब नहीं बताना, मुझे छोटा बताना है, तो उसका नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, वर्ड नोटेशन, वर्ड के फॉर्म में उसको डिनोट करते हो। और हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे डेली लाइफ में कभी जरूरत पड़ता है कार्बन को जलाने का, हाँ, तो ये जलता है तो CO2 और कुछ हीट देता है, हाँ। तो ये रिएक्शन है। ये तो एक्चुअली हमने आपको ये उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप चाहे तो वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, कार्बन, हाँ, प्लस ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा, ये सब का नाम वगैरह आप जानते हैं ना, छोटा छोटा का ये सब। CO2 को क्या बोलते हैं, SO2 को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, ठीक। और ऑक्साइड प्लस सम हीट, ये वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। और सेंटेंस फॉर्मेशन आप ही जानते ही हो, ये सेकंड टाइप था कल जो हुआ था, ठीक है। और थर्ड वाला आपने देखा ही था कि इसको व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विल प्रोवाइड या प्रोड्यूसेस लिख दीजिए, प्रोड्यूसेस कार्बन डाई ऑक्साइड एंड हीट। ये भी फॉर्म आपने देखा था ना। ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, किस फॉर्म में, ये वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन के फॉर्म। लेकिन हम लोग ये सब प्रेफर नहीं करते। हम किसको प्रेफर करते हैं, इसको करते हैं सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में। इसमें एक फायदा ये हो जाता है ना कि लंबा लिखना भी नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि इसमें जहां पर इसके सिंबॉलिक नोटेशन है वहां इसके फिजिकल कंडीशन जो स्टेट होते हैं उसको भी डिनोट कर देते हैं। जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड को S से लिखते हैं, गैस को छोटा स्मॉल g से। CO2 भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसियस स्टेट में फॉर्म होगा, ठीक है ना। हीट का तो फॉर्म होता नहीं है ना, हीट तो हीट होता है। तो ये फॉर्म ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं और यही चलता भी है। तो आपने देखा कि जो ये आपका केमिकल इक्वेशन था उसको कैसे रिप्रेजेंट करा गया, ठीक है। अब आज आप लोगों को हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखो, तो आज बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम रिएक्शन का टाइप बाद में बात करेंगे, पहले क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो कल पढ़ के आए थे ना इक्वेशन, कल दो चीजें पढ़े थे, एक रिएक्शन और एक इक्वेशन। अभी टाइप डिफाइन करना हम लोगों का बाकी है, एक रिएक्शन का। अभी पहले इक्वेशन का टाइप देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। पहला जो केमिकल इक्वेशन होता है वो अनबैलेंस्ड होता है, और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है, और एक क्या होता है, अनबैलेंस होता है। तो व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। कल तो आपने देखा था ना कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। लेफ्ट साइड में हमें रिएक्टेंट को लिखना होता है, राइट साइड में हमें
प्रोडक्ट को लिखना होता है, फिर दोनों को एक एरो से सेपरेट कर देते हैं, यानी हम कुछ इस प्रकार उसको लिखते हैं, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। बात आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो भी कंपाउंड वगैरह होंगे वो तो कंपोज्ड ऑफ एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस का कंडीशन ये है कि जितना एटम्स इधर होगा उतना ही उस कंस्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट का एटम इधर भी होगा, ठीक है ना। सपोज रिएक्टेंट ए है, हाँ, तो उसका नंबर ऑफ एटम्स कुछ एक्स इधर है, तो इधर भी उसका अगर एक्स हो जाए, क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस है, ठीक है ना। जितना इधर है उतना अगर इधर नहीं है, दिस इज अनबैलेंस्ड, ठीक है ना। और हमारा मेन पर्पस होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है ना। तो बात क्या होगी कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है बाबू कि जितना टोटल एटम्स इधर हैं टोटल इधर भी हो जाए, या फिर जितना मास आपने इधर ले रखा है आपको आउटपुट में भी उतना ही मास मिल जाए। मतलब कोई अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व है, नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन, वो इक्वेशन सॉरी, बैलेंस कहलाता है, ठीक है ना। और जो इसको फॉलो नहीं करता वो क्या कहलाता है, अनबैलेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब बैलेंस को, अच्छा अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए जितना इधर है उतना भी उधर भी हमको करना होता है। इसके लिए कुछ डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, उसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात आपने देखा कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने, दो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अच्छा, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनी चेंजेस में कोई भी चेंज हो रहा हो मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, खत्म नहीं होता, जितना आपने लिया उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, उतना ही आपको मिलेगा। अब कैसे जरा समझते हैं। अब हम आपसे कहें दो रिएक्शन आपको लेते हैं, एक C+O2, आपने कल वाला देखा था ना, कार्बन ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है, CO2, सम हीट भी दे रहा होगा, वो अलग बात है, हमें एटम को देखना है। देखो कार्बन यहां लिखे हो ना, ठीक है ना, ये कार्बन कितने यहां है, सिंगल, इधर भी चलो देखो कार्बन कितना है, सिंगल है, क्लियर। इधर ऑक्सीजन क्या है, दो, इधर क्या है, दो। तो जितना आपने कार्बन इधर लिया उतना ही आपको उधर क्या हुआ, मिल गया, जितना आपने ऑक्सीजन लिया उतना ही ऑक्सीजन क्या हुआ, मिल गया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, आपका बैलेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज में और थोड़ा दिखाते हैं, आपने कार्बन का मास आपने जाना है कितना होता है, कितना होता है, नहीं, गड़बड़ बात, कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, हाँ 12, ठीक है ना, 1 मोल का 12 ग्राम होता है ना, ग्राम, 1 मोल से बात करते हैं आपने। और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं बताओ तो जरा, 16 इंटू 2, एक का 16 होता है ना, दो का 32, तो टोटल मास यहां कितना हमने लिया हुआ है, 32 ग्राम। टोटल इनपुट हमने कितना दिया इसको, टोटल आपने कितना दे रखा है, 44 ग्राम दे रखा है ना, आपको मिलना भी कितना चाहिए, 44 ग्राम। देखो अब इसका ये मॉलिक्यूल है ना, इसको जोड़ते हैं, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 32, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 44 ग्राम। देखो तो आपने जितना लिया आपको उतना ही क्या हुआ, मिल गया ना, मिला। तो यहां पर मास क्या है, कंजर्व है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, या फिर ये इक्वेशन बैलेंस है। एक और तरीका है, उसको बोलते हैं POAC, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यानी आपका एटम कंजर्व रहेगा, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो कार्बन के सिंगल एटम यहां है, यहां ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, दो, हुए ना, कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो, इधर आपने कितना मिला आपको, कार्बन के एक मिला और ऑक्सीजन के दो मिले, तो जितने एटम आपने लिए थे आपको उतने ही एटम क्या हो गए, मिल गए, तो एटम भी कंजर्व है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आगे चल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीओएसी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अगर ऐसा बोल दें, अगर इसको फॉलो कर रहा है, एटम कंजर्व है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो अनबैलेंस है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, H2, ठीक है, प्लस O2, दिस विल प्रोवाइड यू H2O। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, इधर अगर पीओएसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है ना, मास भी देख सकते हैं, पहले पीओ मास ही पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन के टोटल मास कितने हमने लिए, 2 ग्राम मोलर मास। यहां कितने लिए, 32 ग्राम। टोटल हमने कितना लिया है बताओ तो जरा, 32 4 36 ग्राम, ठीक है, 32 4 36 ग्राम। मिला कितना, इसको 2 करो, क्योंकि 2 है ना, सिंगल का 1 होता है, और यहां पर हाइड्रो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 2 18 ग्राम। एक बात बताओ, हमने लिया 36, मिला हमको कितना, 18, हाफ मिला ना, हाफ हुआ क्या, ठीक है ना, कंजर्व तो नहीं है ना, नहीं है ना, मास कंजर्व नहीं है, लॉस हुआ है बीच में, 18 ग्राम का लॉस है, ठीक है ना, लेकिन मिलता तो हमको यही है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमारा पर्पस, हमको करना क्या है, हमें अनबैलेंस को बैलेंस करना है, यानी पीओएसी लागू करना है, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम को कंजर्व कराना है, ठीक है ना। अब कंजर्व कैसे कराएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। क्लियर है महानुभाव, चलो, तो इतना आपको देखा कि ये अनबैलेंस है, ठीक है, इसको हमें पीओएसी लगा के क्या करना है, कंजर्व कराना है। पीओएसी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ, जो मैटर होता है वो बनता किससे है, स्मॉल टाइनी टीनी पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से, हाँ, आपस में वो जुड़ते जाते हैं, एडिशन से बनता है ना, हाँ, जैसा सिंपल सा लॉजिक एक बात लगाओ, ठीक है, अपने को उसको समझना है। लेकिन एक बात बताओ, सिंगल एक आदमी है, चाहे एक खिलौना है, सपोज मोटरसाइकिल पकड़ लो, मोटरसाइकिल है, उसमें चक्का लगा है, 2 चक्के हैं, उसका इंजन है, क्लच है, टंकी है ना, वो जो जिसमें तेल भरते हैं, सीट है, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल को कलेक्ट करके जोड़ करके एक बड़ी सी क्या बन गई है, गाड़ी बन गई है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि गाड़ी का वेट बताओ, गाड़ी का वेट बताओ, तो तुम उस छोटे 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 जिससे बना हुआ है उसका वेट का सम कर दोगे, गाड़ी का वेट मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा ना। उसी तरह मैटर जो बना हुआ है, ठीक है ना, मैटर जो बना हुआ है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है। उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हो, एटम बोलते हो, हैं, एटम बोलते हो ना। तो उस छोटा छोटा एटम जुड़ जुड़ के, ऐसे 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 बहुत सारे एटम जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं, ठीक है ना। अगर हम तुमसे कोई पूछे कि बताओ इसका मास कितना होगा, किसका, इसका, क्लियर, इसका मास कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, छोटे छोटे जितने हैं एटम सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे, मास का सम कर दोगे, तो इसका मास मिल जाएगा ना, बोलो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा सा मैटर है उसका मास उसके कंस्टिट्यूएंट छोटे 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 एटम्स के मास के सम के बराबर होगा, है क्लियर। अब हम कहते हैं कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इसका मास फिक्स है, ये बदल नहीं सकता, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स जिससे मिलकर बना है वो चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसके पूरे का मास किसके मास के बदौलत है, उस छोटे छोटे पार्टिकल के मास के बदौलत है, ठीक है ना। अगर हम इसमें से पार्टिकल्स चेंज करें तो इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अगर हम मास को कंजर्व रखना है तो हमें इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना होगा, चेंज नहीं होने देना होगा, ठीक है ना। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर पीओएसी, यानी एटम से बना है, एटम ही कंजर्व है तो मास भी तो कंजर्व हो ही जाएगा, वो बदलेगा नहीं। इसलिए हम या तो पीओएसी पढ़ लें या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों एक क्या है, लगभग या फिर सेम ही है दोनों, ठीक है ना। ये बातें समझ में आई, ठीक। चलो, तो आपने क्या देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाना है ताकि हम क्या कर पाए, मास को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाए, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे ये अपना अलग मैटर है, उसको अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है ना। आज फिलहाल आपको हम क्या क्या बता दें,
कुछ छोटी छोटी बातें और बता देते हैं, जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने 2 टॉपिक कल पढ़ाए थे आपको, रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन के टाइप बता दिए, फिर हम लोग अगले क्लास में बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम फिर यहां पर फिलहाल आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको चेंज भी बोलते हैं ना, ठीक है। देखो ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें आपको बताते हैं क्या क्या कंडीशंस के अकॉर्डिंग टाइप डिफाइन होते हैं। क्या, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट ए है, ठीक है ना। ये बी से रिएक्ट किया, रिएक्टेंट नंबर 2 है, और ये क्या बन गया, ए बी। क्या बन गया, ए बी। ए और बी डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करें, आफ्टर रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दे विल प्रोवाइड यू ए बी। अब ये अलग नहीं है, ए बी जो बना, इधर देखो रिएक्टेंट में ए और बी क्या है, अलग अलग है। आफ्टर रिएक्शन ए और बी क्या हो गए, कॉम्बाइन हो गए ना, जुड़ गए ना, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बातें समझ में आई। कंडीशन नंबर 1, इसका रिवर्स कर दो, इस कंडीशन को क्या करो, रिवर्स करो। अब ऐसे एरो जा रहा है ना, आप क्या करो, ए बी ले लो। क्या ले लो, ए बी ले लो, और ये आपको क्या प्रोवाइड करा दे, ए और बी अलग अलग। क्या प्रोवाइड करा दे, ए और बी अलग अलग, इसको उल्टा कर देगा। अब एक आपने ले रखा है ना बड़ा सा ए बी, और आपको क्या दे रहा है, ए और बी अलग अलग, ठीक है ना, ए और बी अलग, दो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दे रहा है। एक प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2 प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 1 प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे दे टूट करके, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिसोसिएट होना, टूटना, क्लियर, ठीक है ना। 2 कंडीशन आपने देखा कि एक ए बी आपस में कॉम्बाइन होके क्या बना दे, ए बी बना दे, या फिर ए बी ही ब्रेक डाउन होके क्या बना दे, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक सिंगल रिएक्टेंट विल प्रोवाइड यू 2 और मोर देन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ठीक है ना। एसोसिएट मतलब जुड़ना, डिसोसिएट मतलब टूट जाना, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। सॉरी यहां नहीं हो रहा है, चलो इस पर क्लियर, ये देख लिया, ठीक। तो ए और बी जुड़ जाए, ए बी टूट जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ए हो और वो सी और डी से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है, सी डी से। ए एक सिंगल है रिएक्टेंट, सी डी एक अलग सिंगल रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करे और आफ्टर रिएक्शन ए और सी और डी मिल जाए। क्या मिल जाए, डी मिल जाए। ए ने क्या करा, सी को रिप्लेस कर दिया, सी को क्या कर दिया, डी से रिप्लेस करके, सॉरी उल्टा बना दिया। चलो इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं ताकि यहां समझ में आ जाए। देखो ए डी और यहां क्या है, सॉरी यहां क्या है, सी। चलो अब सही हो गया, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए ने सी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हटो यहां से, हम आके डी के साथ क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है ना। रिप्लेस कर दिया, क्लियर। तो ये रिप्लेस, एक प्रकार से रिप्लेस करा तो क्या बोलोगे आप, रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे, है, ठीक है ना। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्लेस क्या कर दिया, डिस हटा दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। अब चूंकि एक ने आके सिंगल को रिप्लेस करा है ना, तो इसको हम लोग सिंपली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक। अब चौथा कहता है एक और कंडीशन, ए बी रिएक्ट विद सी डी। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सी और डी के साथ। इसमें ए बी एक अलग रिएक्टेंट है, ए बी एक अलग रिएक्टेंट है, सी डी एक अलग रिएक्टेंट है। अब देखो होता क्या है, होता यह है, सपोज मैंने माना ए ने सी को रिप्लेस करके वहां चला गया और सी यहां आ जाए, ठीक है ना।
तो क्या बन जाएगा, ए के साथ कौन जुड़ जाएगा, डी। सी को हटाया ना ए ने किसको हटाया, सी को हटाया, तो यहां पर बन जाएगा ए के साथ कौन जुड़ जाएगा, डी प्लस। अब देखो सी हटा के ए किससे हटा है, बी से, बी अकेला रह गया ना है, और यहां कौन अकेला रह गया, सी, डी हट गया ना उसके साथ, तो बन जाएगा बी सी। यहां कुछ समझ में आ रहा है आपको, हाँ। इसको ये भी डिस्प्लेस हुआ है। अगर सिंगल इसको देखा जाए, जरा देखो इसको, सॉरी, अगर सिंगल इसको देखा जाए, अगर सिंगल हम इसको देखें, ए ने किसको डिस्प्लेस किया है, सी को। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, है? और डी किसके साथ चला जाए, मान लो बी के साथ, तो डी ने भी ए को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ना, तो यहां 2 बार रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन एक साथ अकेले नहीं हो रहा है। यहां कितने हो रहे हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ये वाला इसमें से ए को हटा रहा है, ये वाला सी को हटा रहा है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये बातें समझ में आई, और कोई समस्या नहीं है ना। तो आपने अभी इतना देखा ना कि टाइप ऑफ रिएक्शन और भी हैं, क्लियर है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को मैंने क्या दिखाया, 4 चीजें। कितनी कितनी, एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, दूसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्या दिखाया, भूल गए, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब आप लोग याद रखना, कल के जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप लोगों को और बताया जाएगा, ठीक है ना।